स्वागत है आप सभी का हमारे इस उत्तराखंड के बुलेटिन में। आपके साथ मैं अंजलि झा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों से। प्रदेश में प्रारंभ होने वाली चार धाम यात्रा के सुचारू और सुरक्षित संचालन के लिए सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वरिष्ठ अधिकारियों संग अहम बैठक ली है। इस बैठक में अधिकारियों को यात्रा शुरू होने और साथ ही साथ उससे पहले जो सभी आवश्यक व्यवस्थाएं हैं उसको समयबद्ध पूरा करने के लिए निर्देशित किया गया। विशेष रूप से सड़क, पेयजल, विद्युत, स्वास्थ्य सुविधाओं की समुचित व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, यात्रा मार्गों पर पार्किंग की उचित व्यवस्था और श्रद्धालुओं के पंजीकरण प्रक्रिया को सुगम बनाने पर ध्यान दिया गया। सरकार का उद्देश्य स्वच्छ यात्रा, हरित यात्रा के संकल्प के तहत पर्यावरण संरक्षण और आस्था का समन्वय करते हुए चार धाम यात्रा को और अधिक दिव्य और भव्य बनाना है। चार धाम यात्रा की तैयारियों को लेकर के अहम बैठक की गई है और बैठक में जहां तमाम मुद्दों पर भी चर्चा हुई है, अधिकारियों संग ये बैठक ली गई। हालांकि चार धाम यात्रा हर बार उत्तराखंड में जब शुरू होता है तो उसके बाद लेकर के सीएम धामी जब से सत्ता में आए हैं तब से लेकर अभी तक तमाम तरह की तैयारियों को लेकर के बैठक किया जाता है और तैयारियों को दुरुस्त रखने के लिए अधिकारियों को भी निर्देशित किया जाता है और हर बार एक नया आयाम रचते हुए जो चार धाम यात्रा है वो नजर आई है और इस बार भी कुछ ऐसा ही होने की उम्मीद नजर आई है। तो स्वच्छ यात्रा, हरित यात्रा के उद्देश्य को लेकर के सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देशित किया है और साथ ही साथ तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की भी बात कही है। तो जहां देहरादून में सीएम धामी आज ये बैठक लेते हुए नजर आए हैं और सभी अधिकारियों को जल्द से जल्द, क्योंकि अगले माह से ये शुरू होने वाला यात्रा और इससे पहले जो यात्री आते हैं, जो श्रद्धालु आते हैं, उनको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो उसको लेकर के तमाम इंतजाम किए गए और खुद सीएम धामी इस पर नजर बनाए। हालांकि अगर पिछली बार की बात करें तो एक बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु थे वो वहां पर पहुंचे थे। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता सुनीता जुड़ चुकी है। सुनीता, पहले तो मैं आपसे यह जानना चाहूंगी, देखिए उत्तराखंड हर बार एक नया आयाम गढ़ती है चार धाम यात्रा को लेकर के। इस बार आपकी सरकार की ओर से क्या कुछ खास रहेगा, क्या कुछ इंतजाम बैठक में? देखिए, बिल्कुल सबसे पहले तो धामी सरकार ने जो है आज जिस प्रकार से धामी जी की जो बैठक हुई है उसमें सभी चीजों की समीक्षा की गई है, चाहे वो यात्रा संबंधित हो, हेल्थ मैनेजमेंट को लेकर हो, क्राउड मैनेजमेंट को लेकर हो और तमाम समस्याएं जो हमको यात्राओं के दौरान मिलती हैं उन सभी को लेकर चर्चा हुई है। और चाहे वो सड़कें हैं, पेयजल को लेकर है, विद्युत का, लाइटों का जिस प्रकार से प्रबंध रहता है, हेल्थ मैनेजमेंट में जिस प्रकार की सुविधाएं यात्रियों के लिए रहती हैं उनकी समुचित व्यवस्था करने के निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं। और जो भी हमारी पार्किंग है या रोड संबंधित जितने भी निर्माण है उनको पूरा समय से कर लिया जाए। और इस बार जो है ग्रीन चार धाम यात्रा का अभियान हम शुरू कर रहे हैं, जिसमें ऑल वेदर एक तो ये चार धाम दर्शन रहेंगे, साथ में हमारी आप देख रहे हैं कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, कहीं पे संकीर्ण रास्ते हैं उनको चौड़ीकरण उनका किया जा रहा है। क्योंकि मैं बताना चाहती हूँ कि जो ये चार धाम की यात्रा है, देखिए उत्तराखंड राज्य की लाइफ लाइन है, आर्थिकी का बहुत बड़ा माध्यम हमारे व्यापारियों के लिए रहता है और श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं, पूरे विश्व से चार धाम यात्रा में श्रद्धालु आते हैं। तो उन श्रद्धालुओं को कोई भी अनावश्यक रूप से परेशानी ना हो, सभी श्रद्धालुओं को हेल्थ स्क्रीनिंग टेस्ट की समुचित व्यवस्था हो, उनका रजिस्ट्रेशन प्रॉपर हो, हेलीकॉप्टर में जो कालाबाजारी कई बार टिकटों में सुनने को मिलती है उस पर कड़ी विजिलेंस की रोक हो, विजिलेंस की नजर हो। तो ऐसे करके और जो घोड़े खच्चरों के माध्यम से जो यात्रा अपनी संपूर्ण करते हैं उनको गर्म पानी, चारे की व्यवस्था पूरी जो है पशु विभाग की तरफ से वहाँ उपलब्धता रहे। और ये सारी चीजों को लेके माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया है। कहीं पे भी यातायात प्रबंधन की दृष्टि से अगर किसी को कहीं पे रोकना भी पड़ जाता है, कहीं पे कोई आपदा या कहीं मौसम चेंज होने से कोई दिक्कत आती है, तो जहाँ पे उन्हें रोका जाए वहाँ पे मूलभूत सुविधाएं सभी श्रद्धालुओं को उपलब्ध कराई जाए। ये सरकार की तरफ से सभी तैयारियां हैं। और बाकी चीजें भी पिछली बार जो आंकड़ा था हमारा, उस आंकड़े को इस बार जो है हम डबल लेकर चल रहे हैं, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में बहुत सारे श्रद्धालु जो है एकदम से रजिस्ट्रेशन करते हैं और बहुत सारी चीजों का जो है कई बार हम लोगों को सामना करना पड़ता है। तो सभी सुविधाएं उनको समुचित रूप से मिले। और इस बार मैं बताना चाहती हूँ नेटवर्क 10 के माध्यम से कि हम लोग जो सिंगल यूज प्लास्टिक है और बायोडिग्रेडेबल ड्रिंकिंग वाटर बॉटलिंग पर हम विशेष काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो है प्लास्टिक
को खत्म करने का जो हमारा मिशन है या कम करने का, कंट्रोल करने का जो सरकार का मिशन है, उसमें हम कामयाब हो। और तमाम तरह से मोबाइल कनेक्टिविटी है, कई ऐसी जगह है जहाँ पे संवेदनशील स्थान है, तो ड्रोन की निगरानी की भी व्यवस्था वहाँ पे करने को कहा है। तो सभी जो व्यवस्थाएं हैं वो समुचित हो, सुगम तरीके से यात्रा लोगों की हो, और एक मौसम विभाग की तरफ से भी रियल टाइम अपडेट सिस्टम को हमको मजबूत करने को निर्देश इन्होंने दिए हैं, ताकि सभी यात्रियों की यात्रा जो है वो सफल हो और आनंदमयी हो। सुनीता विद्यार्थी जी, मैं आपसे यह भी पूछना चाहूंगी, देखिए बीजेपी सरकार तमाम तरह की प्रयास करते हुए नजर आती है, लेकिन अगर बुजुर्गों की बात करें, पिछली बार भी हमने देखा था धामी सरकार ने हेलीपैड और तमाम तरह की जो सेवाएं हैं वो दी थी। इस बार मीटिंग में क्या कुछ हुआ है? देखिए आपको ज्यादा पता हो क्योंकि वहां पर सरकार आपकी, तो वृद्धों के लिए आपकी ओर से क्या कुछ ऐसा इंतजाम है जो इस बार देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, देखिए जो वैसे भी 50+ जितने भी यात्री हमारे रहते हैं, उनका जो हेल्थ चेकअप होता है वो प्रॉपर किया जाएगा। उनका रजिस्ट्रेशन हम लोगों को जिस प्रकार से मिल रहा है, बहुत सारे लोग जो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आते हैं, तो उनको सही पहले प्रायोरिटी में उनके दर्शन करवाए जाएं, क्योंकि उसके बाद जो है फिर वो मौसम का गड़बड़ी होने से कई बार यात्रा में बहुत जो है मुश्किलें आती हैं। तो ऐसे बुजुर्गों को या जो हेल्थ इम्यूनिटी में कहीं पे भी थोड़े बहुत वीक हो, तो उनको हम लोग चाहते हैं कि प्रॉपर तरीके से सरकार की निगरानी में उनके दर्शन हो। बहुत सारी चीजों में इस बार जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखिए लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं, और हर प्रकार से हर वर्ग को, चाहे वो बुजुर्गों का है, चाहे रेगुलर जो श्रद्धालु हैं वो है, तमाम लोगों को सभी को सुविधाएं मिले, ये सरकार की अपनी तरफ से पूरी कोशिश है। और हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु चार धाम यात्रा में आए, क्योंकि इस बार जो है आपने देखा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने शीतकालीन यात्रा का भी ब्रांडिंग यहाँ से किया है, और बहुत सारे ऐसे क्लस्टर्स है जिनमें हमारे बहुत सारे पर्यटन के क्षेत्र हैं और बहुत अच्छी अच्छी रमणीक स्थान है जहाँ पे विजिट कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजों की लगातार जो है उत्तराखंड पर्यटन विभाग भी ब्रांडिंग कर रहा है, और बुजुर्गों को लेकर जो स्वास्थ्य संबंधी सबसे ज्यादा इनको आवश्यकता होती है, तो उन चीजों का हमने समुचित व्यवस्था हर जगह पे की है। हर जगह चेक पॉइंट पे जो है हमने सारी व्यवस्थाएं देखी है। सुनीता जी, इस बार क्या आंकड़ा लेकर चल रही हैं आप, मतलब आपकी जो सरकार है, क्या आंकड़ा है इस बार चार धाम यात्रा में श्रद्धालु किस संख्या तक पहुंच सकते हैं? देखिए पिछली बार जो आंकड़ा दिया था वो तो क्रॉस कर लिया श्रद्धालुओं ने, इस बार क्या है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इस बार भी 10-20 गुना तो ज्यादा ही लेकर हम चल रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि विश्व स्तर पर उत्तराखंड का नाम है, और विश्व भर के श्रद्धालु जिस प्रकार से उत्तराखंड में हमारे लगातार दर्शन के लिए आ रहे हैं। अब व्यवस्थाएं क्योंकि बहुत अच्छी हो गई हैं, बहुत बेहतरीन सड़कें हैं, मोबाइल कनेक्टिविटी है, रोड कनेक्टिविटी, प्रॉपर तरीके के अकोमोडेशन हमने प्रोवाइड किए हैं। सरकार की तरफ से हेल्थ मैनेजमेंट और क्राउड मैनेजमेंट को लेकर बहुत अच्छे कदम उठाए गए हैं, तो आंकड़ों का निश्चित रूप से बढ़ना तय है, और हम उसी दृष्टि से आगे आंकड़े जो है 10-20 गुना ज्यादा ही लेकर चल रहे हैं, ताकि हमारी व्यवस्थाएं उस तरीके से हमारे पास पर्याप्त हो। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। जैसा आपने सुना, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी जुड़ी, तो उन्होंने कहा कि सरकार की पूरी तैयारी है, अब समय है, तो जो आम जनता, जो श्रद्धालु है, वो बड़ी संख्या में वहां पर पहुंचेंगे और उत्तराखंड एक बार फिर एक नया आयाम दर्ज करते हुए नजर आएगा। तो चलिए, बुलेटिन वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। ऑर्गेनिक खेती की तरफ बढ़ चला उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार ने जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए क्लस्टर तैयार किए। इसमें एक बड़े हिस्से में केमिकल फ्री खेती की जाती है। सरकार के प्रयासों से किसानों के जैविक उत्पादों के लिए नया मार्केट मिला। प्रदेश में पहले सिर्फ 2% हिस्से में ही ऑर्गेनिक फार्मिंग होती थी, जो अब बढ़कर 38% तक पहुंच गई है। उत्तराखंड के लगभग 5 लाख किसान जैविक खेती कर रहे हैं। राज्य सरकार ने किसानों के उत्पादों को विदेशों में एक्सपोर्ट करने में भी सहायता की है।
ऑर्गेनिक खेती में सबसे ज्यादा किसान पहाड़ी जिलों से हैं। जैविक खेती करने से इनकी आमदनी भी पहले की तुलना में बेहतर हुई है। ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने क्लस्टर फार्मिंग का फार्मूला तैयार किया। 25 से 30 हेक्टेयर के क्लस्टर तैयार किए गए। हर क्लस्टर में लगभग 40 से 50 किसान सीधा जुड़ते हैं। राज्य में अब तक लगभग 7,000 क्लस्टर बनाए गए। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने नई तकनीक और बीज भी किसानों को उपलब्ध कराए। अभी 2.25 लाख हेक्टेयर भूमि पर ऑर्गेनिक खेती हो रही है। इन क्लस्टर्स में बेमौसमी सब्जियां और फूलों की खेती भी होती है, जिनकी आसपास के शहरी क्षेत्रों में ही अच्छी मांग रहती है। केमिकल खेती से लगभग 2-4 गुना अधिक दाम हमें इससे मिल जाता है। तोर बाजार की 150 रुपए किलो है, हमारे यहाँ 400 रुपए किलो बिक रही है। ये जो प्राकृतिक कृषि का कॉन्सेप्ट, ये हमारा जैविक कृषि का ध्येय, इसके साथ साथ हमारी परंपरागत जो कृषि है वो भी जुड़ी हुई है, हमारी सांस्कृतिक विरासत भी जुड़ी हुई है। इस विरासत को भी पीढ़ी दर पीढ़ी ले जाने का काम हम सबको निश्चित रूप से करना होगा। उत्तराखंड सरकार का प्रयास, जैविक खेती से होगा राज्य का विकास। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है उत्तराखंड के हमारे इस बुलेटिन में। बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पार्टी के नवनियुक्त जिला अध्यक्षों को बधाई दी और शुभकामनाएं दी। वहीं महेंद्र भट्ट ने अपने संदेश में कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि सभी जिला अध्यक्ष अपनी कर्तव्यनिष्ठा, परिश्रम और समर्पण से पार्टी संगठन को और सशक्त और प्रभावी बनाएंगे। वह उन्होंने यह भी कहा कि नवनियुक्त जिला अध्यक्षों की नेतृत्व क्षमता, मेहनत और जनसेवा के प्रति प्रतिबद्धता बीजेपी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाएगी। वहीं देहरादून सचिवालय में अचानक परिवहन सेवा का एक कर्मचारी चिल्लाने लगा। इस दौरान सीएम धामी एक बैठक के लिए जा रहे थे। सीएम की तरफ बढ़ने का प्रयास कर रहे चालक को वहां तैनात पुलिसकर्मियों ने पकड़ लिया। वही सीएम धामी के सचिवालय पहुंचते ही अजीबोगरीब घटना हुई। परिवहन सेवा का कर्मचारी कुछ कहने का प्रयास कर रहा था। वही सीएम के करीब पहुंचना चाहता था, लेकिन इससे पहले ही पुलिसकर्मियों ने उसे रोक दिया। तो जैसे आप तस्वीरें देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पे, किस तरीके से जो परिवहन का जो एक कर्मचारी है वो जाकर के सीएम से अपनी गुहार लगाने के लिए जा रहा था, अपने दुख बताने के लिए जा रहा था, जिसको उन्होंने सत्ता पर आसीन किया है। लेकिन पुलिसकर्मियों ने रोक दिया और वो कुछ कहते हैं उससे पहले ही पुलिसकर्मियों ने सीएम से दूर हटा के उन्हें वापस भेज दिया। हालांकि तस्वीरों से ये साफ है कि जरूर इस परिवहन कर्मचारी को कोई दुख था जो सीएम तक बताने जा रहा था, जिससे कहीं ना कहीं उसको एक आश्वासन मिल सके, एक हल मिल सके। लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं होने दिया और पुलिस वालों ने उन्हें पहुंचने से पहले ही रोक दिया। लोक निर्माण विभाग केदारनाथ धाम को जाने वाले मार्ग पर यात्रा को और सरल बनाने की कोशिश में जुटा हुआ है। पिछले साल आपदा में जहां सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी, वहां पर पुल बनाने का काम चल रहा। इसके अलावा ही धाम को जाने वाले जो वैकल्पिक मार्ग बनाने का 400 मीटर का जो हिस्सा है वो अब रह चुका है और इसके निर्मित होने के बाद एक और मार्ग का विकल्प रहेगा। लोक निर्माण विभाग 2013 की आपदा में क्षतिग्रस्त हुए मार्ग को और भी जो मार्ग है उसको तैयार करने की कोशिश में जुटा हुआ है। इसमें गरुड़ चड्डी से केदारनाथ धाम के लिए मार्ग साल 2021 में ठीक कर लिया गया था। अब गरुड़ चट्टी से रामबाड़ा तक 5 किलोमीटर से भी ज्यादा का मार्ग तैयार किया जाना है। लोनिवी के अधीक्षण अभियंता मुकेश परमार कहते हैं कि इस मार्ग को तैयार करने का काफी काम हो चुका है। अब इसे 400 मीटर का हिस्सा शेष इसमें बचा है। तो 400 मीटर का हालांकि हिस्सा जो है वो अभी शेष बचा है, क्योंकि देखिए आने वाले दिनों में 4 धाम यात्रा शुरू होने वाले और इस जो यात्रा है उसको सुगम
और सुव्यवस्थित तरीके से कैसे बनाया जाए, इसको लेकर के सीएम धामी लगातार काम करते हुए नजर आ रहे हैं और तमाम तरीके से ये प्रयास कर रहे हैं कि जो आने वाले यात्री हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनको किसी भी तरीके से कोई परेशानी ना हो। तो बुलेटिन में वक्त हो जा रहा है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। राज्य में आपदा पीड़ित बच्चों की सहायता अब सीधा सरकार कर रही है। प्राकृतिक आपदा या किसी दुर्घटना का शिकार होने, जंगली जानवरों के हमले से घायल होने और दुराचार की शिकार होने की स्थिति में उत्तराखंड सरकार देखरेख कर रही है। ऐसे बच्चे जिनके माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई हो या अपनों ने ही उनका त्याग कर दिया हो, ऐसे बच्चों की देखभाल भी राज्य सरकार करती है। सरकार द्वारा किशोर न्याय अधिनियम 2015 में निहित प्रावधानों के अनुसार सरकार बच्चों की उच्च शिक्षा, गंभीर बीमारी के उपचार, कौशल विकास, व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए तत्काल आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। राज्य के बाल सुधार गृहों में भी इन बच्चों को सभी जरूरी सुविधाएं मिल रही हैं। असहाय और अनाथ हुए ऐसे 10,000 बच्चों की जिम्मेदारी उत्तराखंड सरकार उठा रही है। यदि कोई असहाय अपने रिश्तेदारों के साथ रहना चाहे तो वहां उसका खर्च भी मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के अतिरिक्त स्पॉन्सरशिप स्कीम के जरिए राज्य सरकार उठा रही है। किसी विशेष परिस्थिति में सलाह मशवरा और काउंसलिंग के लिए काउंसलर की भी नियुक्ति की जाती है। सरकार द्वारा अनाथ बच्चों हेतु राजकीय सेवाओं में 5% के क्षैतिज आरक्षण का भी प्रावधान किया गया है। कई अनाथ बच्चे आज राजकीय सेवा में सेवायोजित हैं। नहीं छोड़ेंगे हाथ, चलेंगे साथ साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस बुलेटिन में। बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रदेश को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयासरत है और इसी कड़ी में मदमहेश्वर लघु जल विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया। सितंबर 2024 से यह जल विद्युत परियोजना बिजली का उत्पादन कर रही है। इस परियोजना से 15 मेगावाट का जो बिजली उत्पादन है वो किया जाएगा। इस परियोजना के शुरू होने से प्रदेश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी और बिजली की आपूर्ति में सुधार होगा। वो उत्तराखंड के राजनीतिक गलियारों में इन दिनों कैबिनेट विस्तार और भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर खूब चर्चाएं हो रही हैं। सीएम धामी के दिल्ली दौरे के बाद ये अटकलें और ज्यादा तेज हो गई है। हालांकि सीएम ने यह साफ कह दिया कि यह उनका सामान्य दौरा था जो पहले से ही तय था, लेकिन चर्चाओं का बाजार अभी भी गर्म है। वही अगर बात करें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्रियों की, तो अटकलें लगाई जा रही हैं कि राजपुर से भाजपा विधायक खजान दास को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। हालांकि इस पर उनका क्या कुछ कहना है, सुनिए। का एक कार्यकर्ता हूं, जिस तरह का आदेश करेंगे उसका निर्वहन करूंगा और पार्टी ने मुझे यहां तक पहुंचाने का काम किया, मैं इसी में खुश हूं। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मैच में जीत हार का ऑनलाइन सट्टा लगा रहे 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। बताते यह चले कि इन तीनों ही आरोपियों के पास से लैपटॉप, मोबाइल और नकदी बरामद हुई है। रविवार को चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल न्यूजीलैंड और भारत टीम के बीच खेला गया। इस मैच में सट्टे का खेल भी सट्टेबाजों ने खेला, जिसमें रुड़की में भी 3 आरोपी पकड़े गए। सिविल लाइंस कोतवाली के प्रभारी प्रशिक्षु आईपीएस कुश मिश्रा ने यह बताया है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा सट्टे के विरुद्ध कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया, जिसके क्रम में क्षेत्र में सट्टेबाजी की मिल रही जो शिकायतें हैं उस पर भी कार्रवाई करने हेतु टीमों का गठन किया गया। बेसिकली ये एक ऋषु त्यागी है और एक निखिल गर्ग है। ये 5 साल से हरिद्वार में रहते हैं और सहारनपुर के मूलतः हैं। 5 साल पहले सहारनपुर से आए थे और ये बड़े लेवल के सटोरी हैं जो ट्रांजैक्शन ये अराउंड
25 से 30 लाख की बेटिंग करते हैं पर मैच। और ये आपके सामने वीडियो में आप देख सकते हैं अराउंड 10 के करीब मोबाइल और ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बरामद हुए हैं इनसे। ठीक है सर, ये कहाँ से बैटिंग संचालित कर रहे थे इस कार्य को जो आपने को पकड़ा है? ढंडेरा क्षेत्र में है एक जगह, वहां से संचालित कर रहे थे। रात में हमारी सूचना आई, हमें मिली तो हमने अपनी टीम को भेजा वहाँ। तो कुछ नकदी वगैरह भी बरामद करी है सर आपने? नकदी अराउंड 8,000 रुपए है। बाकी इनका ट्रांजैक्शन कैश और उधारी पे ही होता है और इसके बाद बाकी विवेचना का विषय। सर कितना लगभग इसके पास जो ऑनलाइन जो कैश वगैरह आपने जांचा हो कितना पाया गया सर? देखिए, जो लैपटॉप की एक प्राइमरी इंक्वायरी से हमें ये पता चला कि अराउंड 25 लाख की बेटिंग थी कल न्यूजीलैंड और इंडिया के मैच में। वो इलेक्शन में शांति व्यवस्था को भंग करने के आरोप में 2 व्यक्तियों रईस और नसीम को गिरफ्तार किया गया। हरिद्वार पुलिस ने होली और रमजान के त्योहारों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को सख्त किया और इस अभियान के तहत लक्सर पुलिस ने कस्बा क्षेत्र से इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। बताते चले, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 170 BNSS के तहत मामला दर्ज किया। पुलिस ने दोनों को न्यायालय में पेश करने के लिए पूरी तरह से तैयार कर लिया है। वहीं पुलिस प्रशासन ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़ी निगरानी भी जारी रखी और आगामी दिनों में त्योहार के दौरान पूरी सतर्कता बरतने का भी आश्वासन दिया। वही हरिद्वार के ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र के लोधा मंडी में एक बड़ा हादसा हुआ है। एक घर में शादियों से जलाने वाले जो पटाखे थे वो बनाए जा रहे थे कि तभी अचानक जोरदार विस्फोट हो गया। धमाके की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि घर के 3 टप्पड़ उड़ गए। वही हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तुरंत हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। सूचना मिलते ही एसपी सिटी पंकज गोरेला और ज्वालापुर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची। बताते यह चले कि फॉरेंसिक टीम द्वारा विस्फोट के कारणों की गहन जांच की जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। आशंका यह भी जताई जा रही है कि अवैध रूप से पटाखा निर्माण किया जा रहा था, जिसके चलते यह हादसा हुआ और घटना के असली कारणों का पता जांच के बाद ही चल सकेगा। अब खबर हरिद्वार से है, जहां सटकुल क्षेत्र से एक स्कूल की छात्रा लापता होने से हड़कंप मच गया। पुलिस जांच में जुटी हुई है। बताते चले कि जहां रोशनाबाद स्थित देवभूमि पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा शनिवार को घर से स्कूली वाहन से स्कूल के लिए निकली थी, लेकिन स्कूल नहीं पहुंची। लेकिन जब स्कूल प्रशासन ने उपस्थिति को लेकर के परिजनों से संपर्क किया तो मामले का खुलासा हुआ। घबराए परिजनों ने तुरंत सटकुल थाना पहुंचे और पुलिस को इस बारे में सूचना दी। हालांकि पुलिस ने छात्रा की तलाश शुरू कर दी है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले हैं। स्कूल प्रबंधन की लापरवाही भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि छात्रा के स्कूल न पहुंचने की जानकारी समय पर परिजनों को क्यों नहीं दी गई। बताते यह चले कि इस घटना से गुस्साए परिजनों के साथ स्थानीय लोग भी थाने के बाहर इकट्ठा हुए और जल्द से जल्द छात्रा को खोजने की मांग की है। जी, कल मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल हमारी एक बिटिया है साक्षी पुंडी, और वो स्कूल वैन में गई। स्कूल वैन में जाके वो जब दिन में कॉल आता है कि आपकी लड़की स्कूल नहीं आई, तो जब यहाँ से हमारे भाई साहब जाते हैं स्कूल में तब पता करते हैं वो लड़की अभी तक मिसिंग है, अभी तक उसका कुछ पता नहीं है। उस सिलसिले में जो है हमने कल भी यहाँ पर सिटकुल थाने में आए थे, उनकी रिपोर्ट भी दर्ज की है हमने, उसकी गुमशुदा की रिपोर्ट भी दर्ज की गई है और हमें जो है प्रबंधक महोदय की तरफ से भी आश्वासन मिला है। उनकी कार्रवाई भी काफी चल रही है और रात भर भी उसमें छापामारी में लगे रहे, जो उनका प्रोसेस होता है वो उसको कर रहे हैं। अभी हम वहाँ से बैठ कर आ रहे हैं, उनसे बातचीत करके आ रहे हैं, तो अभी भी उनका जो है रवैया जो काफी पॉजिटिव है, इसको लेकर वो काफी सीरियस है और वो अपनी कार्रवाई को पूरे जो कानूनी तरीके से जहां तक हो सकता है उसको आश्वासन भी दे रहे हैं। और अभी उन्होंने कहा कि हम जो है आज आपको कुछ ना कुछ ऐसी अच्छी खबर देंगे कि जो मतलब माँ बापों को थोड़ा जिससे धैर्य बंधे। तो चलिए, खबरों के हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।